नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया की, पीएम मोदी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बड़े खुलासे की, बताएंगे कि फिर कैसे घिरे नीतीश कुमार, जानेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में फिर बढ़ने वाली है ममता की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात देश की गिरती अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी के बाद अब हम नेता जीतन राम मांझी ने बढ़ाई नीतीश कुमार की परेशानी। सरकार में एक मंत्री पद और एमएलसी की एक सीट पर जताया दावा। बिहार में हम के हैं 4 विधायक। ईवीएम पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हम पहले ही इस पर कर चुके हैं सुनवाई, दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में विधान परिषद की 15 सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश की 12, बिहार की 2 और आंध्र प्रदेश की 1 सीट पर होगा चुनाव। 11 जनवरी से शुरू होंगे नामांकन, 28 को कराया जाएगा मतदान। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संभाली कमान। भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, बीके हरिप्रसाद को चुनाव अभियानों के प्रबंधन और समन्वय के लिए नियुक्त किया पर्यवेक्षक। पार्टी के प्रचार की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे ये सभी नेता। 1 मार्च से स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा दूरसंचार विभाग। नीलामी से 3.92 लाख करोड़ रुपए मिलने की जताई उम्मीद। और सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाताओं को धरना देते हुए 42 दिन हो चुके हैं। सरकार के साथ उनकी 8 जनवरी को बातचीत होनी है। बातचीत में सरकार अन्नदाताओं की बात मान लेगी, ऐसे संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले रिपोर्ट देखिए। घर से दूर दिल्ली की सड़कों पर तंबू गाड़े अन्नदाताओं के आंदोलन को 42 दिन हो चुके हैं। सरकार उनकी मांग मानते नहीं दिख रही है, तो अन्नदाता भी ये ठान चुके हैं कि वो अपनी मांगे मनवाकर ही वापस जाएंगे। सर्दी बढ़ी और बारिश हुई तो टीकरी बॉर्डर पर अन्नदाताओं ने सड़क पर ही पक्के निर्माण करना शुरू कर दिया। ईंटों की चिनाई करके घर बनाए जाने लगे हैं। यानी अन्नदाताओं का इशारा साफ है कि सरकार आंदोलन को जितना खींचना चाहे खींच सकती है। अन्नदाता बिना अपनी मांग मनवाए वापस जाने वाले नहीं हैं। कल अन्नदाता ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसे 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली का पूर्वाभ्यास भी कहा जा रहा है। साथ ही सरकार पर दबाव बनाने की ये रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि इसके अगले दिन यानी 8 जनवरी को अन्नदाताओं की सरकार के साथ बातचीत होनी है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हम अन्नदाताओं की हालत समझते हैं। सरकार को उनके साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। इससे पहले 16 दिसंबर को हुई सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अन्नदाताओं के आंदोलन का हल निकालने को कहा था। साथ ही टिप्पणी भी की थी कि ये आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। आज कोर्ट में सरकार की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नतीजा निकल आए, इसीलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने इस बात को मान लिया और सुनवाई सोमवार तक टाल दी। यानी साफ है कि 8 जनवरी को अन्नदाताओं के साथ होने वाली बैठक के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब निगाहें 8 जनवरी की बैठक पर हैं, लेकिन न तो सरकार पीछे हटती दिख रही है और न ही अन्नदाता। आंदोलन कर रहे गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि जब तक जीतेंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे। 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कृषि कानून रद्द होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब देखते हैं कि सरकार के साथ बैठक में क्या नतीजा निकलता है। राजीव जी, 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस मामले का हल जल्द निकाले, नहीं तो अन्नदाताओं का आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इसके बाद 3 सप्ताह निकल चुके हैं। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हालात बदले नहीं हैं। हालात क्यों नहीं बदले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए दामिनी, इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि आज देश में नए कृषि कानून के कारण विरोध का जो माहौल खड़ा हुआ है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, जो अपने अड़ियल रवैये को छोड़ ही नहीं रही है। देश के अन्नदाता अपने खेत खलिहान को छोड़कर राजनीति का खेल नहीं खेलना चाहते और न ही वे मजे के लिए पिछले 42 दिनों से मौसम की मार और अन्य तकलीफों को झेलते हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं। अगर हजारों किसान राजधानी की सीमाओं पर जमा हैं, अगर कठिन हालात से लड़ते लड़ते 50 से अधिक आंदोलनकारी किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और अगर इस आंदोलन के कारण करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो इन सब के लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसे हालात संभालने की नसीहत दे दी थी, आपको याद ही होगा, और देश के अनेक जाने माने नागरिकों ने इस संबंध में सरकार को सचेत भी किया था, उससे कानून वापस लेने का आग्रह भी किया था और ऐसे उपाय भी सुझाए थे जिससे सरकार की साख भी बनी रहे और किसानों की मांग भी पूरी हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार बहुमत को सत्ता के साथ साथ देश पर भी एकाधिकार समझ रही है, इसीलिए किसी की नहीं सुन रही है। अब देखना यही है कि यह आंदोलन कब तक चलता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब रुख करते हैं अगली खबर का। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017 प्रकाशित हो गई। किताब में प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। प्रणब दादा ने मोदी सरकार के कई फैसलों को गलत करार दिया। तो क्या कहा है प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पीएम मोदी मनमानी करते हुए फैसला लेते हैं और अब विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 में इन बातों का जिक्र किया है। मंगलवार को प्रकाशित हुई किताब में प्रणब मुखर्जी ने लिखा, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह, इन सभी ने सदन के पटल पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। ये सभी नेता अपने खिलाफ उठने वाली असहमति को सुनते थे। पीएम नरेंद्र मोदी को भी असहमति की आवाज सुननी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा कि मैं मोदी सरकार के 2014 से 19 के कार्यकाल में विपक्ष और सरकार में तीखे तकरार के लिए सरकार के अहंकार और स्थिति को ना संभाल पाने को जिम्मेदार मानता हूं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी की योजना के बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं थी और कदम उठाने के बाद उनसे समर्थन मांगा गया। नोटबंदी के कई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाए। प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को खत्म करने के फैसले को भी गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम का विरोध करके वो कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते थे, लेकिन ये सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी। प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, उनके रवैये की आलोचना भी की। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आप सरकार में हैं तो आलोचना सहन करनी होगी। विपक्ष तो आलोचना करेगा ही, कभी भी सहयोगी भी आलोचना करने लगते हैं। सहयोगी यदि बीजेपी हो तो ये आलोचना कुछ ज्यादा ही तीखी होती है और कुछ ऐसा ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार आजकल ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार की जितनी आलोचना विपक्ष करता है उससे ज्यादा आलोचना सरकार में सहयोगी बीजेपी कर रही है। अब किस बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार पर उठाए हैं सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को जितना विपक्ष घेर रहा है उससे ज्यादा उनकी घेराबंदी बीजेपी ने कर रखी है। सरकार के हर फैसले में सहयोगी होते हुए भी बीजेपी नीतीश कुमार को असफल सीएम साबित करने में जुटी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला हो या किसी विकास योजना का, नीतीश सरकार के हर दावे पर बीजेपी नेता सवाल उठाने लगे हैं और अब सवाल उठाया है बीजेपी विधायक अनिल कुमार ने। उन्होंने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नल जल योजना पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई है। बिहार की भथनाहा सीट से बीजेपी विधायक अनिल कुमार ने कहा कि नल जल योजना के पानी का इस्तेमाल भैंस धोने में हो रहा है। इस पानी को पीने योग्य भी नहीं समझा जाता। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो लोगों को बताए कि नल जल योजना का पानी पीने योग्य है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। बीजेपी विधायक ने नल जल योजना में हुए काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो पाइप बिछाए जा रहे हैं घटिया क्वालिटी के हैं और उन्हें उचित गहराई भी नहीं दी जा रही है। योजना में पाइपलाइन की मेंटेनेंस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया है, जबकि इसकी मेंटेनेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है। नीतीश कुमार को उनकी सरकार में शामिल बीजेपी ही घेरने में लगी हुई है, जिसने नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रखी है। तो दूसरी ओर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा भी परेशान दिख रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के पास बहुमत है, यहाँ उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा परेशान है क्योंकि पार्टी हाईकमान उन्हें खुलकर फैसले नहीं लेने दे रहा। यहाँ तक कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों परेशान है येदियुरप्पा, देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण में बीजेपी की सरकार सिर्फ कर्नाटक में है। जोड़ तोड़ से बनाई ये सरकार शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। कांग्रेस और जेडीएस से आए नेताओं को मंत्री बनाने से बीजेपी के विधायक नाराज हैं। कई नेता तो दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि वो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन उनकी योजना पर पार्टी हाईकमान ने रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब येदियुरप्पा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कुछ सीटें खाली हैं, इसका विस्तार होना है, लेकिन अब मैंने ये फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। केंद्रीय नेता फैसला लेंगे कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। यदि कोई मंत्री पद को लेकर दावा कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।
मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। स्वाभाविक है, जिसे मंत्री बनना होगा वो बन जाएगा। येदियुरप्पा के बयान से उनकी बेबसी साफ साफ झलकती दिख रही है। वो ना तो ये फैसला कर पा रहे हैं कि उन्हें कब मंत्रिमंडल विस्तार करना है और न ही ये तय कर पा रहे हैं कि किसे मंत्री बनाना है। सारे फैसले दिल्ली में लिए जाएंगे। येदियुरप्पा मंत्रिमंडल विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक इसे लेकर हरी झंडी नहीं दी है। पहले भी येदियुरप्पा की पसंद को पार्टी हाईकमान खारिज कर चुका है। पार्टी के अंदर येदियुरप्पा को हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में येदियुरप्पा को मंत्रिमंडल विस्तार की इजाजत न देने से इस बात की अटकलें भी तेज हो गई हैं कि कहीं येदियुरप्पा को बीजेपी सीएम पद से हटाने की रणनीति तो नहीं बना रही है। येदियुरप्पा ने सब कुछ बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के हाथों में छोड़ दिया है। किसे कुर्सी देनी है, किसे हटाना है। येदियुरप्पा से बीजेपी के कई विधायक नाराज भी हैं। नाराजगी तो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में भी देखी जा रही है। टीएमसी में बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी नेता लगातार दल बदल रहे हैं और अब एक बार फिर कई नेताओं के दल बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें 4 मंत्री भी बताए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावों से पहले दल बदल का खेल हर राज्य में खेला जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ भी नेता एक दल से दूसरे दल की ओर भाग दौड़ में जुटे हैं। इस दल बदल के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को होता दिख रहा है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कल ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और ममता सरकार में खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो दूसरी तरफ वन मंत्री राजीव बनर्जी समेत 5 मंत्री कैबिनेट की बैठक से ही गायब रहे। राजीव बनर्जी कैबिनेट की पिछली बैठक से भी गायब रहे थे, जबकि वो हावड़ा से विधायक हैं, जिसकी दूरी कोलकाता से कुछ ही किलोमीटर की है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजीव बनर्जी भी शुवेंदु अधिकारी की राह पर चल सकते हैं। अमित शाह भी एक बार फिर इसी महीने बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। अमित शाह हावड़ा में एक रैली भी करेंगे। ऐसे में हावड़ा के विधायक का मंत्रिमंडल की बैठक में न आना ममता के लिए चिंताएं खड़ी कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अमित शाह बंगाल दौरे पर आए थे, तो उस समय ममता सरकार में मंत्री और पार्टी के बड़े नेता रहे शुवेंदु अधिकारी समेत पार्टी के 7 विधायक और 1 लोकसभा सदस्य सुनील मंडल टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की गिरती अर्थव्यवस्था की। मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है, ये तो जग जाहिर है। लगातार आ रहे जीडीपी के आंकड़ों ने मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन अब विश्व बैंक ने साल 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़ा जारी किया है, वो सरकार को डराने वाला है। साथ ही विश्व बैंक ने कई और क्षेत्रों को लेकर जो अपनी रिपोर्ट जारी की है, उससे सरकार की नींद उड़नी तय है। तो क्या है विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल से ही आर्थिक मुद्दे पर कमजोर नजर आई है। रही सही कसर 2020 में महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने पूरी कर दी। पिछले साल भारत की अर्थव्यवस्था -24 के आसपास चली गई थी। इससे देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि अब विश्व बैंक के अनुमान ने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक का कहना है कि ये गिरावट आम लोगों के घर खर्च और निजी निवेश में जबरदस्त कमी के कारण आएगी। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने यह भी उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि सुधर कर 5.4% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि कुल रोजगार में 80% हिस्सेदारी वाले असंगठित क्षेत्र में महामारी संकट के चलते आय में भारी नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर की हालात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण महामारी संकट के पहले से ही खराब थी। साथ ही कहा कि भारत में वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्था को ठीक तब झटका दिया जब ग्रोथ में पहले से ही गिरावट का रुख था। हालांकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकवरी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया था। फिच ने अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि हमारा अनुमान है कि 2020-21 में भारत की जीडीपी में 9.4% की गिरावट आएगी। इससे पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।